नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे सीने में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग का जो क्लास 10th का, क्लास 9th का, जी हाँ क्लास 9th का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है यूट्यूब पे, चैप्टर 6 और 7 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया से आप सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया से आप देख रहे हो वीडियो। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं बढ़िया तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका ये रिस्पॉन्स देखकर वीडियोज़ में बना रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉफिट है। और जाहिर सी बात है, सपोर्ट है और उसके बाद आपको इसको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है भाई। क्योंकि एक बार आप चैप्टर पढ़ लेते हो, उसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चंस ढेर सारे कर लेते हो, तो फिर वो चैप्टर एकदम कंठस्थ हो जाता है। इसलिए चैप्टर फिनिश होने के बाद उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी मैथ्स जो होती है वो प्रैक्टिस की होती है, क्योंकि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो फिर सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अपनी कीमत बढ़ानी है तो फिर तपना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि जो मक्का होता है, मक्का, इसका पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मक्का होता है, अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही खरीदोगे तो आपको 10 रुपए का मिलेगा, लेकिन जैसे वो भून के उसको देता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मेहनत करोगे तो आप जरूर ऊंचाइयों को, बुलंदियों को हासिल करोगे। इसलिए हमेशा कहता रहता हूँ कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आपके लिए आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन है कि जिंदगी है तो आसान कैसी होगी, और आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। भाई जिंदगी मिली है तो फिर आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। तो जिंदगी मिली है तो फिर आसान कैसे होगी, जिंदगी में संघर्ष मिलेगा ना, क्योंकि संघर्ष मतलब जिंदगी, जिंदगी मतलब संघर्ष। और अगर आसान हो गई तो फिर वो जिंदगी कैसे होगी। ठीक है ना। तो ये है मोटिवेशन आपके लिए, जरूर आपको ये ऊर्जावान बनाया होगा। ठीक है ना। और जो हमेशा मैं कहता ही रहता हूँ कि न हार होनी चाहिए, न थकान आनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो चलिए आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। हम लोग की सीरीज चल रही है चैप्टर क्लास 9th के लिए, क्लास 9th चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब देख लेना। जो भी ये सीरीज हो मुझे नहीं पता, पहला पार्ट है, सॉरी दूसरा है या तीसरा है या चौथा है। ठीक है ना। बाकी ये सीरीज जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हम इसको करते रहेंगे। ठीक है ना। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है ना। बस आपको मेहनत करते रहना है, क्वेश्चन को करते रहना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के नहीं और भी अलग अलग बुक्स के लेके आता हूँ। ठीक है ना। यहीं पे आपके सारे, आपको बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, आराम से यहीं पे पढ़ सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन रखते हैं और क्वेश्चन को करने का अभ्यास करते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है आज का। इससे पहले हम लोग जहां तक कर चुके थे उसी के आगे से हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए आपके पास एक आकृति दी गई है, एक आपके पास आकृति दी गई है। कहता है एक त्रिभुज एबीसी में, एक नंबर क्वेश्चन है, आगे से कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 है आज का। एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज आपके पास एबीसी दिया गया है, जिसमें कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर, एडी, कोण ए का समद्विभाजक जो एडी है, ये भुजा, भुजा बीसी पर, भुजा बीसी पर लंब है। ठीक है ना।
ए का समद्विभाजक जो है भुजा बीसी पर लंब है। दर्शाइए 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 ए बी बराबर बी सी। आपको ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, और साथ में ए बी सी समद्विभाजक त्रिभुज है। और ये भी कहना है कि जो त्रिभुज है हमारा ए बी सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये दिखा ठीक ना। कहता है एक त्रिभुज एबीसी में ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। दर्शाइए ए बी बराबर ए सी। मतलब आपके पास कोई एक फिगर दिया गया है, कोई भी एक फिगर इसमें दिया हुआ है बुक में, ठीक है ना। ए बी सी, ए का समद्विभाजक, ये ए का समद्विभाजक जो है भुजा बीसी पर लंब है। ये बीसी पर, ये जो एडी भुजा कह रहा है ना कि ए का समद्विभाजक भुजा, ए का समद्विभाजक जो एडी है वो भुजा बीसी पर लंब है, ठीक है ना। यानी इसको समद्विभाजित भी करता है, यानी दो एंगल बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। हमें ये दिखा देना है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आप बता सकते हो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका देखना, यहाँ पर जो सिद्ध करना है वो तो लिखा ही है, आप सिद्ध कर लेना। मैं यहाँ पर इसको सिद्ध कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिद्ध कर रहा हूँ। देखो हमें सिद्ध जो करना है वो चीज ले लेते हैं। तो हमें लेते हैं त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ले लिया। तो इस त्रिभुज का देखो कोण बी ए डी वो बराबर होगा उस त्रिभुज के सी ए डी के बराबर, क्योंकि दिया था कोण ए का समद्विभाजक ए डी, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ए डी बराबर ए डी होगा, क्योंकि ए डी जो है दोनों में कॉमन है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद हमें ये भी पता है कि एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, क्योंकि प्रत्येक समकोण है, क्योंकि ये भी चीज प्रश्न में दिया था, क्योंकि आता है ना कि उस पर लंब समद्विभाजित करता है। अतः हमारा जो पहला त्रिभुज है ए डी बी, इस सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के, राइट, क्योंकि ए डी बराबर ए डी, बी डी बराबर डी सी, डी डी बराबर डी सी। हाँ, अतः हम लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज, ऐसे सर्वांगसम को नाम भी दे देते हैं कुछ, इस सर्वांगसम का नाम भी दे देते हैं। कौन सा सर्वांगसम से, तो हमें पता है ना, कोण भुजा कोण, यानी कि ए एस ए सर्वांगसमता नियम से, ठीक है ना, सर्वांगसमता नियम से लिख लेना पूरा दोस्तों। अब यहाँ पर इसके बाद हमें ये भी पता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, नहीं होते बराबर, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण या संगत भुजाएं या संगत भाग, कुछ भी लिख सकते हो, बराबर होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं ना कि इस त्रिभुज की जो ए बी साइड होगी, ए बी मतलब ये दोनों, वो इस त्रिभुज के ए सी साइड के बराबर होगा। तो यही प्रूव करना था। अब जब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अतः एक ए बी सी त्रिभुज की ए बी और ए सी भुजाएं हैं जो कि बराबर हैं। अब जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, जो कि हमने इसमें प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो आपको ये प्रश्न बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है।
ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान है, उसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपके पास देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज हमको दिया हुआ है, एक त्रिभुज बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए हम एक त्रिभुज बना ही लेते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक लाइन ऐसे आई है, उसके बाद आगे दिया है ये पी, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ऐसे दिया हुआ है फिगर, ठीक है ना। कहता है इस त्रिभुज में पी आर जो है पी क्यू से बड़ा है, कह रहा है इसमें कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ये चीज हमारे पास दिया हुआ है, इस प्रश्न में ये चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है, और इसके साथ साथ जो पी एस है वो कोण को समविभाजित करता है, क्यों पी आर को समविभाजित करता है, यानी जो पी एस लाइन है वो इन दोनों कोण को समविभाजित करता है। ये कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, लिख देते हैं, सिद्ध करना है, ध्यान दो क्या सिद्ध करना है। एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। हमें इससे ये वाला कोण को बड़ा दिखाना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आसान है, कर सकते हो। देखो हम क्या करेंगे, हमें तो ये पता है ना कि इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में एक चीज हमें दिया है, क्या दिया है कि जो पी आर है वो बड़ा है पी क्यू से। तो पी आर के सामने की भुजा कौन सी होगी, तो पी आर के सामने का कोण मतलब ये कोण, यानी पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज आल्सो ग्रेटर देन पी क्यू। पी क्यू के सामने कोण कौन सा है, ये वाला, ये कोण, यानी कि पी आर एस, पी आर एस ये भी बड़ा होगा, राइट। इसके बाद हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको जोड़ सकता हूँ। यहाँ पर लिख दूंगा एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस इज ग्रेटर देन एंगल पी आर एस प्लस ग्रेटर देन एंगल, इस क्यू पी एस को इधर भी ऐड कर देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, एंगल क्यू पी एस, क्योंकि ये दोनों एंगल। अब उसके बाद मुझे ये पता है क्योंकि हम किसी भी एंगल को दोनों तरफ हम ऐड कर सकते हैं, इधर क्यू पी एस ही रहने देता हूँ, लेकिन इधर एंगल पी आर एस प्लस क्यू पी एस की जगह पर, क्यू पी एस की जगह पर, क्यू पी एस की जगह पर, क्यू पी एस इस एंगल की जगह पर ये एंगल रखता हूँ ना कि एस पी आर, क्या रख सकता हूँ, या एंगल आर पी एस, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल को ध्यान से देखो, क्यू पी एस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर के ये वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण वो अपने अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता है। तो बाहर वाला एंगल लिख सकते हैं इसके जगह पे एंगल पी एस आर लिख सकता हूँ, राइट, इज ग्रेटर देन ये पी आर एस और एस पी एस ये वाला एंगल और ये एंगल मिल करके इस एंगल के बराबर, यानी कि पी एस क्यू के। अब देखो ये चीज पूछा था, हो गया, प्रूव हो गया। अब बताओ कहाँ पर समझ में नहीं आया आपको, था आसान, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी, थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे कर रहे हैं, ओके। आइए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन नंबर 3 चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, आपके पास तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक होता है संपूरक
और एक होता है पूरक। ये पूरक कोण होता है और ये भी आपका समपूरक कोण। दोनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। याद रखना जो पूरक कोण होता है इसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं इसको? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना। ये दो एंगल होते हैं, एक होता है पूरक कोण, एक होता है समपूरक कोण। ठीक है ना। तो पूरक कोण का मतलब ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उसी को समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना। अब याद रखना कि जो ये कोण होते हैं, कोण, इसके जो दो कोण होंगे, एंगल ए और एंगल ए डैश या A1 ए डैश, उन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। और इसमें जो तुम्हारे पास दो एंगल होंगे, A1 और A2 कर लो, चलो यहाँ पर भी एंगल 1 और एंगल 2 जो होंगे, यहाँ पर दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री, सी को उठाकर हम ऐसे बना सकते हैं और यस को उठा करके हम ऐसे कर सकते हैं, तो इससे सिर्फ 180 ही बन सकता है और इससे 90 ही बन सकता है। राइट। तो याद रखना कि जो हमारा पूरक कोण होता है वो दोनों कोण का योग 90 डिग्री होता है, और संपूरक कोण जो होता है उनमें दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि एक कोण मेरे पास दिया गया है 70 डिग्री, मैं पूछ लूं इसका बताओ पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण, तो मैंने अभी बताया कि जो पूरक कोण होता है उन दोनों का योग क्या होता है? 180 होता है। इसका मतलब अगर एक 70 है तो दूसरे वाले को हम 90 डिग्री, है ना, पूरक कोण है तो 90 से घटा देंगे 70 को, तो जो बचेगा हमारे पास 20 डिग्री, वही इसका पूरक कोण हो जाएगा। क्योंकि 70 और 20 को जोड़ोगे तो वापस हमारे पास 90 आ जाता है। अगर मैं इसी 70 पे क्या पूछता आपसे कि संपूरक कोण बताओ, तो संपूरक कोण तो दोनों का योग 180 होता है। तो अगर एक हमारे पास पता है 70 है तो दूसरा निकालने के लिए 180 से 70 को घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री। अब अगर मैं इस 110 और 70 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 180 आ जाएगा। राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण का योग हमेशा 180 होता है और पूरक कोणों का योग जो होता है वो 90 होता है। ठीक है ना। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो इसका मतलब वो दोनों कोण हमारे संपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करने का अभ्यास करते हैं। बताइए कहीं पर भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, वरना हम आगे बढ़े। है कहीं पर दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अगर दिक्कत नहीं है तो अगले क्वेश्चन को करने में भी कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आइए आपके पास पहला अगला क्वेश्चन रखते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 68 का संपूरक कोण बताओ। 68 का संपूरक कोण बताइए। तो बता सकते हो ना। मैंने अभी बताया कि जो संपूरक कोण होता है उनका योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो 68 डिग्री का हमें संपूरक कोण बताना है। यहाँ पर लिखना 68 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण बराबर क्या होगा? 180 से घटाना पड़ता है संपूरक के लिए 68 को। तो जब घटा दोगे तो कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2, ये बचा 7, 7 में 6 गया 1, और ये बचा 112। यानी जो इसका जो संपूरक कोण होगा वो 112 होगा। राइट। कोई दिक्कत बताओ। ठीक है। आगे आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 20 का संपूरक, 20 का कोण। अगला क्वेश्चन इसमें है 20 अंश का पूरक कोण बताओ। तो 20 अंश का अगर पूरक कोण बताना है तो मुझे पता है पूरक के लिए उसे 90 से घटाना पड़ता है 20 को, तो मेरे पास आ जाएगा 70 डिग्री। तो जो 70 डिग्री आया वो पूरक कोण हो जाएगा। बात समझ में आई? तो कैसे हम संपूरक, किस तरह से पूरक निकालते हैं, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में 54 डिग्री, 55 डिग्री, 62 डिग्री, 54 डिग्री, 62 डिग्री, 54 डिग्री, 62 डिग्री और एक और कुछ है 55 डिग्री, इन सभी का आपको पूरक कोण बताना है। क्या बताना है? पूरक कोण। तो बहुत ही आसान है, आप बता सकते हो। अगर मुझे 54 डिग्री का बताना है, मान के चलो अगर मुझे 54 डिग्री का बताना हो तो 54 डिग्री का बताने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। देखो मैं 54 डिग्री का पहले निकाल रहा हूँ। तो 54 डिग्री क्या होता है? मैंने बताया जब भी पूरक कोण निकालना होगा तो 90 अंश से ही घटाना होगा जिस एंगल का पूछ रहा है। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, ये बचा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी 36 डिग्री जो हो जाएगा वो 54 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा। सॉरी संपूरक कोण नहीं, मतलब पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है। 62 की बात करते हैं। तो अगर देखो 62 डिग्री को अगर निकालना चाहते हो,
अगर आप 62 डिग्री को निकालना चाहते हो तो देखो ध्यान से 62 डिग्री कैसे निकालते हैं। तो देखो अगर मुझे 62 डिग्री का भी निकालना है, 62 डिग्री का पूरा कोण, पूरा कोण यानी उसको 90 से ही पूरक के लिए हमें ऐसा 90 से घटाते हैं, 62 को घटा दो तो कितना होगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ये बच्चा 8, 8 में से 6 गया, यानी जो 28 डिग्री आ जाएगा वो हो जाएगा 62 डिग्री का पूरक कोण। अगर हमें 55 डिग्री का भी निकालना है तो कोई बात नहीं, 55 डिग्री का भी पूरक कोण निकल आएगा। तो 55 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा, मैंने अभी अभी बताया क्या कि उसको पूरक कोण के लिए हमें 90 से घटाना होता है, 55 को घटा तो 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ये बचा 8, 8 में से 5 गया, यानी कि 35 डिग्री जो हो जाएगा वो 55 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा। अब मुझे बताओ कहाँ पर समझ में आया, ठीक ना। तो इस तरह से हम पूरक कोण को निकालते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 65, 35, 50, 65, 35, 50, 65, 35, 50, इन सभी का आपको बताना है 65, 35, 50, 65, 35, 50, ठीक है ना। 35, 65, 50 इन सबका हमें क्या बताना है, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण के लिए हमें पता है 180 घटाना पड़ता है। तो अगर मैं 35 डिग्री का निकालना चाहता हूँ तो 35 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण तो क्या होगा, 180 घटाना होगा इस 35 को। अगर यहीं पे पूरक पूछता तो इसको 90 से फिर घटा देते, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 7, 7 में से 3 गया 4, बस और एक, ये हो जाएगा तुम्हारा इसका 35 का संपूरक कोण। 65 का अगर संपूरक कोण निकालना चाहते हो तो क्या होगा, 180 घटाना पड़ेगा आपको इस 65 को। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 7 में से 6 गया 1 और 1, 115 डिग्री जो हो जाएगा तो 65 का हो जाएगा तुम्हारा संपूरक कोण, राइट। अब अगर हमें निकालना हो 50 का तो 50 का भी देख लो निकाल कर। अगर आप 50 का संपूरक कोण निकालना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये भी आपका निकल आएगा। ये क्या होता है, 180 घटाना होता है, तो 180 घटा दो 50 को तो आपके पास आ जाएगा 130 डिग्री। जो 130 डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 डिग्री का संपूरक कोण। तो संपूरक कोण किस तरह से निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे बताइए, और अगर समझ में आ गया है तो फिर कोई बात ही नहीं। चले अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए और क्वेश्चन को करने का अभ्यास करते हैं, ठीक है ना। हटा दो उसको, ओके। अब इसके बाद आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 का संपूरक कोण बताना है, 110 का, 110 का संपूरक कोण। अब तो आपके दिमाग में तुरंत चला गया होगा कि 110 होगा, लेकिन फिर भी जिसके दिमाग में नहीं चला वो देख लो। संपूरक कोण निकालने के लिए हमेशा 110 180 से घटाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखो। संपूरक कोण है इसलिए, तो 110 को घटा दो कितना बचेगा, 70 डिग्री। जो 70 आ गया है बच्चा, ये इसका संपूरक कोण है। तो गलती मत करना, अगर संपूरक पूछ रहा है तो 180 से घटाते हैं, और अगर पूरक पूछ रहा है तो 90 से घटाया जाता है, ठीक है। ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कोण की माप अपने पूरक कोण के समान है। एक कोण की माप जो है अपने पूरक कोण के समान दी गई है, ठीक है ना। एक कोण है उसका माप जो है अपने पूरक कोण के समान दिया गया है, ठीक है ना। तो बताओ अगर एक कोई कोण आपके पास है वो पूरक कोण के ही समान है, इसका मतलब वो कितना होना चाहिए कि वो पूरक कोण के बराबर ही आ जाए। बताओ आप लोग बताइए कितना हो सकता है, आप लोग जब बता सकते हो कैसे किया जाएगा। अगर एक कोई कोण है अपने पूरक कोण के ही बराबर है तो कितना होना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके पास में लिखता हूं। एक कोण, एक कोण एक कोण की माप, एक कोण की माप अपने पूरक कोण के समान है। तो हमें बताना है कोण की माप क्या है, ठीक है ना। तो कोण की माप क्या है,
कहता है एक कोण की माप अपने पूरक कोण के समान है तो उस कोण की माप क्या होगी। तो कोई बात नहीं, मान लेंगे, हम मान लेंगे, माना कोण की माप, माना कोण की माप बराबर x डिग्री, राइट। अब उसने कहा था एक कोण की माप अपने पूरक कोण के समान है, तो उसका पूरक कोण क्या होगा बताओ, इस कोण का पूरक कोण, पहले बात तो इसका पूरक कोण आपको निकालना आना चाहिए। तो पूरक कोण हमेशा निकालने के लिए हम कितने से माइनस करते हैं, 90 से, तो 90 माइनस x अंश जो होगा वो इसका पूरक कोण हो जाएगा। भाई कोण अगर हमने x माना तो उसका पूरक कोण जो है 90 माइनस x तो होगा। अब इसके बाद प्रश्नानुसार कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो कह रहा है वो कर दो। तो देखो प्रश्नानुसार उसने क्या कहा है कि एक कोण की माप, यानी कोण जो है x था उसकी माप अपने पूरक कोण के समान है। ये हो गया कोण और ये हो गया उसका पूरक कोण, ठीक है ना, ये है कोण और ये है उसका पूरक कोण 90 माइनस x। कहता है उसी के समान है मतलब उसके बराबर है, तो कहता है कोण की माप मतलब x निकालना, तो x को इधर बुला लो, तो x इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये प्लस में आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर आप कितना निकाल लोगे, 45 गुना 90, क्योंकि डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी कोण की माप हो जाएगी वो 45 डिग्री हो जाएगी। 90 से घटाओगे तो ये भी 45 ही आ जाएगा, मतलब वो कोण कौन सा है, 45 ही है, जो कि अपने पूरक कोण के बराबर है। यानी कि दोनों कोण बराबर ही होंगे तभी तो दोनों को बराबर आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरक कोण होगा संपूरक के पूरक कोण के बराबर इसलिए है क्योंकि दोनों के कोण बराबर है। अगर ये मैं कह देता कि एक कोण की माप अपने पूरक अपने संपूरक कोण के बराबर है, ठीक है, एक कोण की माप अपने संपूरक कोण के बराबर है, तो बताओ उसका कोण कितना होगा। तो संपूरक कोण के बराबर होने मतलब कि दोनों को बराबर बराबर होना पड़ेगा, मतलब उस सिचुएशन में दोनों का सम 180 होता है तो दोनों को 90 90 होना पड़ेगा, तभी दोनों संपूरक कोण आपस में बराबर होंगे, है ना, कोण और उसका संपूरक कोण। तो अगला क्वेश्चन यही कि एक कोण अपने संपूरक कोण के समान है, एक कोण की माप अपने संपूरक कोण के समान है, किसके, संपूरक कोण के समान है, तो आपको कोण की माप बतानी। तो मान लो वो कोण क्या है आपका x हो जाएगा। इस सिचुएशन में भी आपको यही चीज करना होगा, मान लेना है कि वो संपूरक कोण क्या हो जाएगा, x मान लेना, क्या मान लेना, x मान लेना। तब उसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो उसका संपूरक कोण आपको पता होना चाहिए कि संपूरक निकालने के लिए 180 घटाना पड़ता है, तो 180 अंश माइनस x। तो प्रश्नानुसार उसने कहा था कि जो संपूरक कोण है वो अपने जो कोण है वो अपने संपूरक कोण के ही बराबर है, यानी कि जो x है वो अपने संपूरक कोण यानी 180 माइनस x के बराबर है। तो x बुला लो, तो x प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 180 डिग्री, डिवाइड में जाएगा 2 तो कट जाएगा, तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 90, यानी कि जो x बराबर 90 आया वही तो कोण ही था हमारे, x 90 ही तो था। इसका मतलब और 90 180 90 घटाओगे तो 90 ही आएगा, इसका मतलब वो कोण 90 है जो कि अपने संपूरक कोण के बराबर है, क्योंकि संपूरक कोण निकालने के लिए 180 घटाते हैं ना, तो अगर 90 को तुम 180 घटाओगे तो 180 माइनस 90 मतलब 90 ही आया, तो दोनों बराबर हो गए। तो ये ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो कि मैं आपको एंगल से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संपूरक कोण में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है। दो संपूरक कोण है, ठीक है ना, आपके पास अगले प्रश्न में ये दिया गया है कि दो संपूरक कोण है, अगले क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दो संपूरक कोण दिए गए, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण में बड़े कोण की माप छोटे कोण से 44 अंश अधिक है, अधिक है, 44 अंश अधिक है। इसके बड़े कोण की माप क्या है, इसके बड़े कोण की माप, बड़े कोण की माप क्या होगी। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दो संपूरक कोण में बड़े कोण की माप छोटे कोण से 44 अंश अधिक है, तो कहता है बड़े कोण की माप क्या करो। तो दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोण बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है।
तो कोई बात नहीं। पहली बात तो मान लो वो कोण क्या है, माना कोण की माप बराबर x है। इसका संपूरक कोण क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका संपूरक कोण जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस x, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये कहा रहा था कि कोण में जो है दो संपूरक कोणों का, हाँ, दो संपूरक कोण बड़े कोण का माप दो संपूरक कोण बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 है। संपूरक कोण दिए हैं दो ठो, कहता है दो संपूरक कोणों दो संपूरक कोण में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 44 अधिक कह रहा है। अब यहाँ पर ये बात नहीं क्लियर हुई कि दो संपूरक कोण इसने कहा है, दो संपूरक, यहाँ पर हम दो संपूरक कोण के लिए हमें दो कोण पता होना चाहिए, तभी तो उसके संपूरक कोण दो अलग अलग आएंगे। तो इससे जो हमारा क्वेश्चन है वो तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसका मतलब दो संपूरक कोण में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 44 अधिक है, दो संपूरक कोण है। तो अगर हमने एक को x माना तो दूसरा 180 माइनस वाई, अगर हम दूसरा मान लेते हैं y है, इसके लिए 180 माइनस वाई हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दो संपूरक कोण में बड़े कोण की माप छोटे कोण से 44। चलो इसको भी रहने दो, क्योंकि इसमें बात ये नहीं क्लियर हो पा रही है कि दो संपूरक कोण अगर दिए गए हैं तो दो संपूरक कोण कैसे लिए जाएं, x और y। दो संपूरक कोण में बड़े कोण की माप छोटे कोण से 44 है। या ऐसे कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक चीज यहाँ पर ये कर लेते हैं कि इसको अभी ना निकालो, तो दूसरा हम मान लेते हैं, दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 44 अधिक है एक, x प्लस 44 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया संपूरक कोण। तो अगर ये दो संपूरक कोण है, दोनों का योग 180 के बराबर होता है, तो x प्लस 44 बराबर 180 होता है, ठीक है ना, क्योंकि दो कोण है। और यहाँ से अगर हम निकालते हैं इसका तो 2x हो जाएगा और प्लस 44 बराबर 180 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा 2x बराबर 180 माइनस 44 डिग्री। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3 और ये बचा 1, 6 4 10, 4 3 7 136। दो से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 छंगे 12 और 2 8 16। अगर हम 68 ले रहे हैं तो एक कोण जो है उससे दूसरा वाला 44 तो अधिक है। लेकिन यहाँ पर अभी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है मेरे पास, इसलिए क्वेश्चन को अभी हम साइड में रखते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। दो कोण में बड़े कोण की माप छोटे कोण से 44 अधिक है, बड़े कोण की माप याद करो। ठीक है ना, चलो इसको भी रहने दो, इस क्वेश्चन को भी साइड में रहने दो, ठीक है ना। इसको हम बाद में देख लेंगे, फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, आधे से 23 अधिक है, अधिक है
कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो कोण की माप बताना है ये क्वेश्चन। कहता है एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है तो कोण की माप क्या होगी। इस क्वेश्चन को करना है। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत आसान कर सकते हो ध्यान से। कहता है एक कोण, तो मान लो कोण क्या है, माना वह कोण बराबर x। तो इसका पूरक कोण क्या होगा, चलो पूरक कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस x, यही होता है ना। अब प्रश्नानुसार कर लेते हैं जो कह रहा है। प्रश्नानुसार देखो उसने ये कहा है कि एक जो है कि अपने पूरक कोण का, यानी कोण जो है मान लो x था और वो अपने पूरक कोण 90 माइनस x के आधे से 30 अधिक है। ये लो 30 अधिक नहीं समझ में। उसने ये कहा था कि जो एक कोण है वो अपने पूरक कोण, तो 90 माइनस एक्स के आधे से 30 अधिक है, ये हो गया। अब 30 हो गया, दोनों कैल्शियम ले लेते हैं 1, दोनों कैल्शियम 2 ही आएगा। यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 90 माइनस एक्स प्लस 60 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर ये 2 है एक्स। इसको इधर बुला लो तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 60 और 6 9 6 15 150 माइनस एक्स, ये इधर आएगा 3x हो जाएगा, राइट। तो 3x बराबर इधर क्या बचेगा 150 ही बचेगा, डिवाइड हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 150 बटा 3, 3 पचे 15, मतलब x बराबर आ गया 50। तो जैसे ही आपके पास x बराबर 50 आ गया, तो यानी वो जो कोण है वो 50 था और उसका जो पूरा कोण है वो 40 है। अब देख लो जो इसका पूरा कोण है वो उसके पूरा कोण के आधे से 30 अधिक नहीं है, तो इसको आधा कर दो, 40 का आधा क्या होगा 20, और 20 से देखो 30 जोड़ दोगे 30 अधिक नहीं होगा, देखो ना 20 से 30 ही तो ज्यादा है ना 50। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो एकदम सही है। ठीक है, समझ में आया बात क्वेश्चन। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आ गया तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, कोण का मान ज्ञात करो। एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, ये क्वेश्चन भी आसान है, मैं इसको बिना लिखे ही आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है एक कोण अपने पूरक कोण का, तो मान लो कोण क्या है, पहली बात तो आपको कोण निकालना है, तो कोण मान लो क्या है x है, तो उसका पूरक कोण क्या होगा, इतना तो आपको काम करना ही पड़ेगा। पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। फिर प्रश्नानुसार उसने ये कहा था, प्रश्नानुसार उसने ये कहा, क्या कहा कि एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है। एक कोण, तो कोण x था, अपने पूरक कोण 90 माइनस एक्स का 2 गुना है, नहीं समझा। यानी कि एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, तो हमें बताना हो कोण क्या, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो 180 हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा, इधर x है, ये 2x इधर आएगा प्लस में, तो 2x में x 3x हो जाएगा बराबर 180। डिवाइड में कर दोगे 3 3 6 18 x बराबर 60, यानी वो जो कोण है वो 60 है और उसका जो संपूरक कोण है वो 30 है। तो देखो ना वो कोण जो है अपने एक कोण का जो संपूरक कोण है, एक कोण का कोण जो है वो अपने पूरक कोण के 2 गुने से का 2 गुना है। देखो ना ये तो कहा था कि कोण जो है ये 60 जो है अपने पूरक कोण, तो इसका पूरक कोण क्या है 30, 30 का 2 गुना नहीं है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब हमने आंसर बिल्कुल सही निकाला। ठीक है, आई बात समझ में। आइए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को करने का अभ्यास करते हैं। ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कोण की माप अपने संपूरक कोण के माप के 2 गुना है। ये भी आसान है वैसे ही। एक कोण जो है, कोण मान लो वो x है, उसका संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण 180 माइनस एक्स होगा। अब वो कह रहा है कि जो कोण है वो अपने संपूरक कोण का 2 गुना, ये लो तो x 360 हो जाएगा और माइनस का 2x होगा, इधर x बचेगा 2, इधर आएगा 3x हो जाएगा बराबर 360। डिवाइड करोगे तो x बराबर कितना आएगा 12 3 36 यानी 120, यानी वो कोण 120 है और उसका जो 120 घटा दोगे 60 आएगा, राइट। अब देखो ना ये 60 का डबल नहीं है, अपने संपूरक कोण का डबल नहीं है, जो कोण है वो अपने संपूरक कोण का डबल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है एक कोण की माप उसके संपूरक कोण के माप से 3 गुना, ये भी ऐसे ही कर सको। कहता है एक कोण जो है वो कोण हो गया, एक कोण अपने संपूरक कोण 180 माइनस यक्स के 3 गुना है, ये लो हो गया ना। एक कोण मान लो वो कोण यक्स है, संपूरक कोण उसका 180 माइनस एक्स आएगा, उसे कहता है 3 गुना 3 का मल्टीप्लाई, सॉल्व करके निकाल लो आंसर आ जाएगा। कहता है किसी कोण के संपूरक कोण तथा पूरक कोण का अनुपात दिया गया है। यानी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, देखिए क्वेश्चन को लिखता हूँ, क्वेश्चन है स्टार लगा के छापिएगा, ठीक ना। कहता है किसी कोण के पूरक कोण, किसी कोण के पूरक कोण तथा संपूरक कोण का अनुपात 2,5 है, यही कह रहा है ना। तो कोण बताइए, तो वह कोण बताइए। आसान है, वही काम करना है। मान लो माना हुआ कोण बराबर यक्स, इस कोण का पूरक कोण निकाल लो पहले। इस कोण का जो आपका पूरा कोण आएगा वो क्या होगा, पूरा कोण 90 से घटाना पड़ता है, 90 माइनस एक्स, और उसी कोण का संपूरक की भी जरूरत पड़ेगी, तो संपूरक कोण क्या होगा, तो आप संपूरक कोण भी इसका निकाल सकते हो, तो संपूरक निकालने के लिए 180 घटाना पड़ता है, तो 180 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है वो चीज को देखना। प्रश्नानुसार ये कह रहा था कि एक कोण का पूरक कोण, तो पूरक कोण हमारा क्या था 90 माइनस एक्स, तथा संपूरक कोण का अनुपात, तो संपूरक कोण क्या है 180 माइनस एक्स, और उनका अनुपात मतलब इसको कितना दिया है 2/, क्योंकि रेशियो कैसे लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, ये कितना हो जाएगा 18 पंचे नहीं 8 पंच 40 नहीं 9 पचा 45, 9 पचा 45 450 माइनस 5x बराबर इधर कितना हो जाएगा 18 36 360 और माइनस का 2x। आगे का प्रोसेस यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इसको इधर बुला लो, तो या इसको बुला लो, तो माइनस का 5x और प्लस का 2x हो जाएगा बराबर, ये उधर जाएगा तो 360 माइनस 450, घटाओगे तो माइनस का 3x आएगा, इधर घटाओगे तो 0 5 16 9 6 15 9 बचेगा, और साथ में 10 इतना ही बचेगा, माइनस का 7, माइनस से माइनस का आंसर कितना हो जाएगा 90/30, 3 3 3 का 9, यानी x बराबर आपके पास आ गया 30, x बराबर 30। अब जब x बराबर आपको 30 मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये कोण दिया था वह कोण पूरक कोण याद कीजिए, तो आपके पास जो कोण आया है 30 डिग्री, इसका मतलब वो जो कोण था वो 30 था, उसका संपूरक कोण 90 से 30 घटाओगे तो कितना आएगा 60, इसी कोण का संपूरक कोण 180 से 30 घटाओगे तो 150, ये। अब उसने कहा था कि उनके पूरक कोण और संपूरक कोण का रेशियो 2/5, तो पूरक कोण आपके पास 60 आया, संपूरक कोण आपके पास आया 150, अगर देख लो 0 0 काट दो, 3 दूना 6 3 5 15, इसका मतलब 2/5, मतलब कि 2:5 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। यानी एस की वैल्यू कितनी होगी 30, तो वो कोण कौन सा था 30 था, ठीक है। आई बात समझ में, नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, आ गया तो कोई बात ही नहीं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपके पास एक फिगर इस तरह से कुछ दिया है, एक फिगर दी हुई है, ये ऐसे लाइन है, फिर एक लाइन ऐसे आई हुई है और एक लाइन ऐसे आई, ठीक है ना। इसके बाद सभी एंगल को दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये है 3x, ये है 25, ये एंगल आपका 3x है और ये एंगल आपका 25 है, और ये एंगल आपके पास कितना दिया है 2x + 5, 2x + 5, ठीक है ना। तब देखो हमें तो पता है ना कि एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 2x + 5 + 25 + 3x बराबर 180, क्योंकि यहाँ पर एक ही रेखा पर बने कोण है, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है,
ठीक है। यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि एक ही रेखा पर जो बने कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 ही तो होता है, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सबको वैल्यू रख देते हैं। तो देखो ध्यान से, 2x और 3x मिल करके 5x हो जाएगा, क्योंकि 2x 3x, और ये 25 और 5 मिल करके 30 हो जाएंगे, बराबर 180 डिग्री। अब हमें तो 5x बराबर निकालने होंगे, तो ये 180 उधर जाए, 30 उधर जाएगा, तो 180 माइनस 30 हो जाएगा। घटा दोगे तो आपके पास 5x बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30 मतलब 150, राइट। हमें तो x निकालना है, तो x बराबर कितना होगा, 150 बटे 5, तो 5 एक कम 5, 5 3 15, मतलब ये हुआ कि आपकी जो x की वैल्यू है वो 30 हो जाएगी, ठीक है ना। हालांकि प्रश्न में यही पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या होगा, x का मान क्या होगा। इस प्रश्न में यही पूछा था कि x का मान क्या होगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, तो जो आपका 3x वाला एंगल है उसका मतलब वो 3x नहीं बल्कि 3 इंटू x मतलब 30, तो बोले तो 30 3 3 का 9, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90, ठीक ना। उसके बाद बीच का तो 25 दिया है, लास्ट वाला देखते हैं। तो दिया था आपके पास 2x प्लस 5, इसका मतलब 2 और x आपके पास कितना दिया हुआ है, 30, तो हमने ये 30 रख दिया, और उसके बाद ये प्लस 5, तो कितना हो गया, 30 दूना 60, 5 65, ये 65, ठीक है ना। तो अगर आप फिगर की बात करते हैं तो इसका फिगर जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बन सकता है, ऐसे खींचेंगे। अब जब चूंकि ये 90 डिग्री है ना 30, इसका मतलब 3x वाली लाइन तो बिल्कुल सीधा ही आएगी ये, ठीक है ना। उसके बाद 25 के लिए थोड़ा सा जाइए जगह, 25 को 25 डिग्री जो है आपको वो थोड़ा सा ही तो है, तो 25 जो है वो आपका थोड़ा सा मतलब कि ऐसे चली जाएगी ना ये, तो इसका फिगर जो है वो बना दिया। तो ये देखो हो गया ना 3x, ये वाला था कहने मतलब इस तरह से, ये था आपका 25, इसका सही फिगर, और ये है आपका 2x प्लस 5। जब हमने इन सबकी वैल्यू निकाली तो कितनी आई ये वाली, ये 90 डिग्री आ गया, ये आपका 25 दिया ही था, ये आपका आ गया 65, ठीक है ना। अब अगर आप 65 को और 25 को और 90 को ऐड कर तो कितना आएगा, 5 5 10, 6 2 8, 9 8 17 और 1 18, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना होता है जो कि हमने यहाँ पर किया। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको कहाँ पर दिक्कत हुई, कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हुआ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने करवा दिए हैं, अभी एक पार्ट और आएगा, एक पार्ट इसका और लेकर आऊंगा, उसमें अभी कुछ बच गए हैं क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन बच गए हैं जो कि बड़े क्वेश्चन हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा कर आपका 6 और 7 खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम चैप्टर नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो में आया हो मजा, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जो आपको मैंने कोर्स बताया था न्यू बैच और एक निर्माण बैच, है ना, निर्माण बैच, इन दोनों में से अगर आप 9th में हो, ये 9th के लिए था और ये 10th के लिए था, तो अगर आप 9th में हो तो ये वाला मात्र 99 रुपये में, और अगर आप 10 में हो तो आपको ये वाला बैच 99 रुपये में खरीदना है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन जो होगा इसका, सब्सक्रिप्शन टिल एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। डाउट्स क्लासेस भी होंगी यहाँ पर, ठीक है ना, और आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, यही काम यहाँ पर भी होगा, ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन टिल एग्जाम होगा, और साथ में आपको ऑल नोट्स मिलेंगे और फ्री नोट्स मिलेंगे, डाउट्स क्लासेस भी होंगी, ठीक है ना। तो आप जरूर परचेज कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट्स मिलने वाले 99 रुपये में क्लास 9th के लिए, इसमें भी ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे निर्माण बैच क्लास 10th के लिए। तो बस आज की इस वीडियो को हम क्या करेंगे, यहीं पर फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो जाइए इसको परचेज करिए और दोस्तों को साथ बताइए, ठीक है ना। क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे, कामयाबी हाथों के लकीरों से नहीं माथे के पसीनों से मिलती है। इसीलिए कहता हूँ ना हार होनी चाहिए ना थकान आनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ इस चीज़ को कि हमेशा चलते रहो, दौड़ते रहो, नहीं दौड़ सकते तो पैदल चलते रहो, पैदल भी नहीं चल सकते तो रेंगते हुए चलते रहो, रेंगते हुए नहीं चल सकते तो कैसे भी करके आपको घसीटते हुए चलते ही रहो, बस आपको चलते ही रहना है, तब तक चलते रहना है जब तक आपकी मंजिल आपको न मिल जाए। तो बस आज की इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो बाकी हम आज की इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।